So today we are starting a new series, a completely new series of mathematical economics, or we can say the basic maths. हम वो सारे कॉन्सेप्ट अब एक इस वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे जो कि मैथमेटिक्स से कंसर्न है। यानी आप इसमें ये बात कह सकते हो कि जैसे कि आपके पास इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक कह लें एक पूरा एक वास्ट सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी से डील करती है। इसी तरीके से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो है वो मॉनेटरी जो भी गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं उनसे जो है वो रिलेट करती है। मनी सप्लाई मनी डिमांड से रिलेट करती है, वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स होती है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थिंग्स करती है। लेबर इकोनॉमिक्स होती है एंड सो ऑन। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और बहुत सारी चीज़ें है कि अर्बन इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ब्रांचेस इसकी होती है। अच्छा, जो अब हम जो कोर्स करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक बहुत ये भी एक समझ लिया करते हैं, लेकिन उसको मैं ब्रांच नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्रांच नहीं है, लेकिन ये ब्रांच से थोड़ा कुछ कम भी है क्योंकि ये बेसिकली जितना बड़ा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें जितने ज़्यादा एनालिसिस होते हैं, जो भी मॉडल्स हम पढ़ते हैं, जो भी ग्राफ्स हम देखते हैं, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखनी है तो वो बेसिकली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है। यानी आपको उस इकोनॉमिक्स के मॉडल्स को और उन चीज़ों को आपको जो है अप्लाई करना है मैथमेटिकली। किस तरीके से कि आपको वो इक्वेशंस बनानी आती हों, आपको वो ग्राफ्स बनाने आते हों, आपको वो इक्वेशंस सॉल्व करने आती हों, तो किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाल सकते हैं थ्रू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब आपको कोई बोलता है कि ये अगर आप डिमांड और सप्लाई इक्वेट करेंगे ग्राफिकली तो आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। बट यू डजंट नो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, या अगर इसकी वैल्यू निकालने को दे दी जाए तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपके पास मैथ्स होना लाजमी है, मैथ्स की नॉलेज होना आपके पास लाजमी है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैथ्स के कोर्स है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसमें हम स्टार्ट करेंगे बड़ी ही बेसिक चीज़ों से, बहुत ही बेसिक, ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल माइनर होते हैं, जो कि शायद आप लोग फिफ्थ सिक्स या मैट्रिक के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। और फिर हम ये रेंज करता हुआ चला जाएगा आपका इंटीग्रल, डिफरेंशियल, डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स और सो ऑन, जो कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और इधर मिलेगी, जो कि आपको इवन मास्टर्स तक की हेल्प करेगा। लेकिन ये बेसिक कोर्स है जो कि स्टार्टिंग है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग हम करें तो हम किस तरीके से करेंगे कि जैसे कि देखिए, सबसे जो मेन चीज़ है जो कि मैंने आपको बतानी थी वो तो यही थी जो कि मैंने आपको अभी बताई कि बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है क्या, जो कि डिफरेंट जितने भी कोर्सेज होंगे, चाहे आपका वो अर्बन इकोनॉमिक्स हो, चाहे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो, चाहे लेबर इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स लर्निंग हो, एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट और एनी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स नीड्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके दिमाग में आपके पास होने चाहिए। आपको मैथ्स आनी चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस बताऊंगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि व्हाट इज अ वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि लेक्चर नंबर 1। ठीक है जनाब। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? अब देखिए, वेरिएबल के जो वर्ड है उससे ही आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल का मकसद क्या है। जो चीज़ वेरी करती हो यानी जो चीज़ चेंज होती है। तो कोई भी आप चले यहाँ कहते हैं कि एक कोई भी लफ्ज़ या एक कोई भी एक्सप्रेशन या एक कोई भी कंपोनेंट जो कि चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम कह लें या किसी भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं उसकी, वो बेसिकली क्या कहलाता है? वेरिएबल।
ठीक है, वो वेरिएबल कहलाता है आपका। जैसे कि प्राइस चेंज हो रहा है, टैग ब्रांड, क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसी भी एक इक्वेशन में या किसी भी एक मॉडल में जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, वेरिएबल में भी दो चीज़ें होती हैं, क्या? एंडोजिनस और एक्सोजिनस। यानी एक्सोजिनस वेरिएबल हो गए आपके, और दूसरा क्या हो गया? एंडोजिनस वेरिएबल। अच्छा जाना, अब इन दो में फर्क क्या है? देखिए, ये जो एक्सो और एंडो है ना, बेसिकली एंडो का मकसद ये है इनसाइड द मॉडल या विद इन द मॉडल। ठीक है, एक्सो को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है आपका, एंडो को इनसाइड द मॉडल, इनसाइड द मॉडल। ठीक है, और ये क्या होगा? आउटसाइड द मॉडल। ठीक है, अच्छा, ये क्यों कहा मैंने? देखिए, वो सारे वेरिएबल्स जो के मॉडल में बाहर से डिटरमिन होके आते हैं, यानी प्री डिटरमिन, कि भाई आपको एक वैल्यू दी थी 5 है, फिर आपको आपने उसे सॉल्व करा और फिर आपको कहा कि नहीं अब अगर फर्ज करना 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो खुद से फर्ज किया जा रहा है या खुद से डिटरमिन पहले से हुए हैं, ये सारे कहलाते हैं एक्सोजिनस वेरिएबल। और एंडोजिनस वेरिएबल वो होते हैं जो कि मॉडल में डिटरमिन होते हैं, यानी जिसको हम अगर दूसरा नाम दें, हम इक्वेशन में देखें तो हमारे पास दो और वेरिएबल्स आते हैं। वो कैसे होते हैं? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक्सो और एंडो है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी वो एक तरीके से प्री डिटरमिन होते हैं, यानी जो दे दिया वो दे दिया, वो वेरी नहीं होते। वो वेरी का मकसद ये कि वो वेरी वैसे तो होंगे कि आप उसको चेंज कर सकते हो, 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, लेकिन वो मॉडल के बाहर से डिटरमिन होकर हमें मिलते हैं, वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट कौन सा होता है? जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी बाहर से डिटरमिन होकर आ गई या प्राइस बाहर से डिटरमिन होकर आ गया, तो क्वांटिटी डिपेंड करती है प्राइस पे। प्राइस बढ़ेंगे या गिरेंगे, डिमांड क्या कहती है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। तो प्राइस के बढ़ने के ऊपर क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है। तो प्राइस अगर हम 5 से 10 कर देते हैं तो क्वांटिटी डिमांड को क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। तो ये डिपेंड कर रही है कि प्राइस जैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगे, मेरा गिरना और बढ़ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट हो जाता है, और इंडिपेंडेंट बेसिकली यहाँ पे प्राइस होगा। अच्छा, मज़े की बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कि जो नेचुरल ग्राफ है वो बेसिकली बनते कैसे हैं? जो नेचुरल ग्राफ्स होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं बुक्स में, जो भी आप कहते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका आपके ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है, जो डिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात जो हो गई, ये तो हो गई क्या कहते हैं कि आपकी वो वो आप कहते हैं कि असल में देखिए, जो कन्फ्यूजन आती है ना, इंडिपेंडेंट को भी जो है हम वो बेसिकली एंडो ही करते हैं, या क्योंकि एंडो इस सेंस में हो जाता है वो कि जब ग्राफ बनता है तो वो दोनों प्राइस और क्वांटिटी दोनों ग्राफ के एक एक एक्सेस के ऊपर मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इनको एंडो कह देते हैं। वरना वैसे अगर देखा जाए तो प्री डिटरमिन जो बाहर से मॉडल से डिटरमिन होकर आए तो वो एक्सो होना चाहिए। लेकिन जब ग्राफ की बात आती है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि एक्सो है इंडिपेंडेंट, लेकिन जब ग्राफ की बात आती है तो दोनों उस ग्राफ में नजर आ रहे होते हैं, तो हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि ये दोनों एंडो हो गए, यानी उस ग्राफ में एंडो है, यानी इनसाइड द ग्राफ उस ग्राफ में मौजूद हैं। लेकिन जब ग्राफ में कोई भी शिपमेंट सिर्फ उसी वक्त आती है जब इन दोनों वेरिएबल्स, यानी कौन कौन से, जैसे कि प्राइस हो गया और क्वांटिटी हो गई, इन दोनों के अलावा
कोई और वेरिएबल अगर आपका चेंज होता है तो वो ग्राफ में या कर्व में शिफ्टिंग होता है, वरना अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होगी तो ग्राफ में शिफ्टिंग नहीं आएगी, मूवमेंट आएगी। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको अभी क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये जो मेन इसका मोटिव है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप जब भी कोई मॉडल के अंदर कोई भी एक्सोजिनस वेरिएबल यानी प्राइस और क्वांटिटी के अलावा कोई सा वेरिएबल, लेट सपोज इनकम, इनकम चेंज होती है तो डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, डिमांड कर्व आपका मूव नहीं होगा। मूव का मकसद क्या, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपके साथ, जैसे कि ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे आपने दी हुई क्वांटिटी, यहाँ पे आपने दिया हुआ प्राइस। ठीक है, अब क्या होगा, अगर प्राइस या क्वांटिटी में से कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे कि लेट्स सपोज पहले ये था प्राइस और क्वांटिटी Q1 और P1 के अनुसार, लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइस रिड्यूस हो गए। रिड्यूस होगा तो प्राइस अगर रिड्यूस होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये बेसिकली क्या कहलाता है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में फर्क। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड वो होती है कि जब अगर शिपमेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज हो, प्राइस का चेंज आ रहा हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन डिमांड, हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, हम डिमांड अलग चीज़ होती है जो कि किस तरीके से आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होने की वजह से आप इनकम बढ़ गई और आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी और आप D1 पॉइंट पर आ गए, डी नॉट ग्राफ से कर्व से D1 पॉइंट पर। तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, ड्यू टू चेंज इन इनकम देयर इज अ चेंज इन डिमांड, देयर इज चेंज इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट। ये आप यहाँ पे देख के कहेंगे। ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये मकसद है डिमांड का। लेकिन क्वांटिटी डिमांड बेसिकली प्राइस के चेंजिंग से आती है। तो क्या देखें, इनकम चेंज हो गई लेट सपोज, तो क्या होगा, इनकम चेंज होने की वजह से आपका जो कंज्यूमर है, या आप कह लेंगे जो भी आपका जो है वो कंज्यूमर ही आप कह लें, इंडिविजुअल कह लें, वो क्या कह रहा होगा, उसी प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर पहले वो दो चीज़ें लेता था लेकिन अब उसकी इनकम बढ़ गई, तो क्या करेगा, वो उसी प्राइस के ऊपर ज़्यादा भी डिमांड कर सकता है, वो डिमांड कर लेगा, क्योंकि उसके पास पहले तो पैसे ही नहीं होंगे तो इसलिए वो कर नहीं सकता होगा। लेकिन अब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आप किसी एक जगह पे जाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा, अब आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, आपको तो जाना पसंद था बट यू डोंट हैव एनी मच रिसोर्सेज टू अवेल दिस ऑफर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि आप अपने प्राइस को बढ़ाएंगे। ओ सॉरी, आपकी जब इनकम बढ़ जाएगी तो नाउ यू कैन अवेल योर विजिट योर ट्रिप एटलीस्ट 2 टाइम्स। अगर आपके हिसाब से वो आपको पसंद होगी तो आप एक से बढ़ के दूसरी दफ़ा आ जाएंगे। यानी प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आई बट यू इंक्रीज द डिमांड, यू इंक्रीज द डिमांड। तो ये क्या होगा कि डिमांड का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका होता है बेसिकली ग्राफ की, मैंने थोड़ी सी कुछ बेसिक बताया। अच्छा जनाब, अब ये तो था वेरिएबल। अब जैसे कि मैं आपको अगर एक इक्वेशन दिखाऊं तो ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए, जैसे कि लेट्स सपोज ये आपकी इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा जी, अब देखिए हम इसमें से हम इन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। जो ये एक्स है ये बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जनाब, क्यों, क्योंकि ये आपका फिक्स होगा, या फिक्स कह लें या कह लेंगे, कहते हैं कि वेरी तो करेगा लेकिन ये आपको बाहर से मिलेगा। यानी बाहर का मकसद ये है, कहते हैं कि लेट सपोज वी अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट मींस वी आर प्री अज्यूमिंग the value of x, but now we want to determine the value of y. It means y is a dependent variable and it depends on the value of x. ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्या होगा कि ये y की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इट मीन y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है,
y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, बाकी अब दो चीज़ें बचती हैं, एक ये b और एक ये a। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आई थिंक दैट एनीवेज, कांस्टेंट क्या होता है? थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं चेक कर लूँगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो इसको ज़रा बेयर करें, और लेकिन हम कॉन्सेप्ट को खोल लेते हैं। देखिए, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो हम कह लें वो कंपोनेंट होता है आपकी इक्वेशन का, जो कि फिक्स होता है, जो कि चेंज नहीं होता। आप चेंज जो करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और उसके चेंज के बाद आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेंज। जो कांस्टेंट होता है वो आपको फिक्स मिलता है, ठीक है? वो फिक्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ए है और आपके पास बी है, ठीक है? ये जो ए और बी है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं आपके पास? कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट किस तरीके से कि इनकी कुछ वैल्यूज होती है, जो कि आपके पास अगर गिवन हो, यानी जैसे देखिए अभी तो इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है, वी डोंट नो। बी की वैल्यू क्या है, वी आल्सो डोंट नो। अभी तो खाली हमने ये आप कह लें कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, या अलजेब्रिक भी नहीं, इसको कह रहे हैं फंक्शनल फॉर्म लिखी हुई है, आप इसको इस तरीके से करें। लेकिन जब इसमें नंबर्स पुट हो जाए, लेट सपोज नंबर का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एक्स, ठीक है? अब क्या हुआ, 2 और 5 आ गया, इट मीन्स ये दोनों कांस्टेंट, 2 और 5, ये एक नंबर्स होगा जो आपको गिवन है, ठीक है जी? अच्छा, इन्हीं में से हम इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, जब तक कि इनके पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जैसे कि ऊपर a प्लस बी एक्स था, तो a और b जो है वो उस वक्त तक के पैरामीटर थे जब तक कि वो डिफाइन नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो हम कहेंगे y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड a एंड b आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन जब इसके अंदर नंबर आ जाएगा तो फिर जो है इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो वो नंबर यानी a, जैसे a का जो नंबर क्या है नीचे दिया गया 2 की वैल्यू दी है, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। वेरिएबल कौन सा है, x है या y है? तो 2 के साथ, यानी जो a है जो कि आपको 2 वैल्यू दी गई है, उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। तो ऐसा कंपोनेंट आपकी इक्वेशन में जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच ना हो, वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक फिक्स नंबर होता है। और इसके साथ साथ जब आप b को देखेंगे तो देखें b भी कांस्टेंट है इटसेल्फ, लेकिन b एक्चुअली वेरिएबल के साथ अटैच है। b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, इसका मतलब क्या है कि b जो है वो वेरिएबल के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अटैच है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अटैच है, इसकी वजह से जो ये b है ये आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है जी? कोएफिशिएंट कहलाएगा ये। और जबकि ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट, ठीक है जी? ये कांस्टेंट और ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। जबकि हैं दोनों देखा जाए तो पैरामीटर, यहाँ तक कि ये दोनों आपके क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। और लेकिन जब यहाँ की बात आती है आपकी इसकी, तो ये कांस्टेंट बन जाता है, और ये क्योंकि इसके साथ मिला हुआ है तो ये कोफिशिएंट होता है, यानी x का कोफिशिएंट हम इसको कहते हैं। जो कि आगे जब आप देखेंगे तो इसी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो y एक्सिस पे होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कहाँ होगा, वो आपका होगा x एक्सिस पे। तो अगर आप इधर एक ग्राफ प्लॉट करें रैंडमली सा y और x, ये आ गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन का वर्टिकल इंटरसेप्ट बताएं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बताएं, तो क्या होगा? देखें, जब आपने ऐसी इक्वेशन लिख ली है और आपने इसे ग्राफ भी इस तरह प्लॉट करा है कि y जो है जो कि डिपेंडेंट था वो आपने y
एक्सिस पर रखा और एक्स जो है जो इंडिपेंडेंट था वो आपने एक्स एक्सिस पर रखा। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है इस इक्वेशन में, ठीक है, ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ्स में वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, इंटरसेप्ट का मकसद क्या होता है, वो पॉइंट जो कि टच कर रहा हो वाई एक्सिस पर, यानी वाई एक्सिस पर इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं टच कर रहा हो जहाँ पे एक्स की वैल्यू यानी लाजमी तो जीरो होनी चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, ये कौन सी वैल्यू होगी, देखें मैं आपको इस अगले उसमें बताता हूँ यहाँ पे लिख के ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। वाई और एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल इंटरसेप्ट बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर आता है इस वाई एक्सिस के ऊपर। तो मेरी इक्वेशन है ये वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 5x, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है वर्टिकल एक्सिस कौन सा है आपका, तो आप वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है, तो आप फौरन छूटते इस इक्वेशन को देखते हुए कहेंगे कि जनाब ये जो कांस्टेंट नंबर था ये मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है। कैसे, देखें अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। भाई x की वैल्यू को जीरो होना चाहिए ना, जब y वर्टिकल इंटरसेप्ट अगर आप निकालेंगे तो x की वैल्यू को जीरो होना चाहिए। जब x की वैल्यू जीरो होगी जब भी तो आप कोई पॉइंट ये वाला ले सकते हैं। तो आप सिंपल इस वैल्यू को जीरो करें, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू जीरो, ओके। 5 इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, क्या बच गया, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। वही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि वर्टिकल इंटरसेप्ट। अच्छा अगर कोई आपसे पूछता है कि यार अच्छा आपने ये ग्राफ बना लेंगे आप, लेट सपोज आपका ग्राफ जो है ये प्लस में आ रहा है, तो कोई समझ लें यहाँ पे आया और यहाँ से जो है ये 2.2 वर्टिकल इंटरसेप्ट के बाद यूँ चला गया, तो इसका स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप क्या होता है बेसिकली चेंज चेंज ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, यानी एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज हो रहा है, या आपको ग्राफ का स्लोप देखना है। तो अब ये कैसे देखेंगे भाई, ये किसको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो देखें सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो कोफिशिएंट अटैच है एक्स वेरिएबल के साथ वो आपका स्लोप है, ठीक है। और बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे स्लोप के स्लोप क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको फॉरन फॉरन अगर देख के बताना चाहें तो हम इसको इस तरह बता सकते हैं कि 5 जो है आपका स्लोप है ग्राफ का, और ये जो आपने बताया 2 इज वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया वेरिएबल कांस्टेंट और साथ साथ पैरामीटर्स की डेफिनेशन के बारे में कि क्या है, ठीक है। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन का देखें, वो इक्वेशन जिसमें आपके जो आपके लिए वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल टू वन, जैसे कि हमें नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स है आपका और इसकी पावर क्या है वन। जब लीनियर इक्वेशन होती है तो लीनियर इक्वेशन होने की वजह से जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जैसे कि मैंने बना दिया। लेकिन अगर ये लीनियर नहीं होती, यानी जो इसके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जीरो वो वन के बराबर नहीं होती, कुछ नहीं लिखा हुआ तो एट मीन वन होता है, ठीक है जी। इधर भी वन है और समझ लें इधर भी इसकी पावर भी वन है। तो बेसिकली जब ये दोनों की पावर वन है तो ये लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर ये स्क्वायर होता है या क्यूब होता है इनके पावर्स, तो क्या होता है कि इनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, उसमें मैक्सिमम मिनिमम ये बहुत हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आता है। यानी समझ लेंगे किसी का ग्राफ जो है कुछ का यूँ बन रहा होता, किसी का जो है वो यूँ बन रहा होता, कुछ भी डिफरेंट शेप में आ सकता है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, बाकी जितनी भी होती है वो सब नॉन लीनियर होती है, जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो है किसी भी वेरिएबल की वो अगर स्क्वायर हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, अगर क्यूब हो तो वो क्यूबिक कहलाता है, और फिर उसके बाद आप नॉन लीनियर उसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये कोई 20-23 मिनट तक का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल में इसको मैं वाइंड अप करूँगा बस अब। तो इसको देखें, बेसिकली स्टार्टिंग है ना, आप लोगों के पास अभी टाइम भी होगा, आप लोग जो है हम इसको कवर अप भी कर सकते हैं। इसको बड़ी डेडिकेशन के साथ देखिएगा इन सारी वीडियोस को, तो हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह मूव करेंगे और फिर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इवन माइनर माइनर चीज़ें नहीं आती होती, वो बड़ी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन उनको छोटी चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं उसको भी कवर अप कराऊंगा। और बड़ी वीडियोस बड़ी भी जो भी डेफिनेशन होती हैं या कह लें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सब कवर अप करेंगे। यानी इंडिसेस इंडिसेस से लेकर हम लॉग लॉग से आप क्या कहते हैं मैट्रिसेस मैट्रिसेस आपका इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, आपका क्या कहते हैं आपका मैट्रिसेस के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, फिर कैलकुलस के ऊपर हम पहुंचेंगे डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशियल और पार्शियल डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल और इसी तरीके से हम और आगे जाएंगे डायनामिक डिवीजन के ऊपर, ठीक है।
तो ये हम आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के लिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, और जो भी इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट के अंदर इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।